नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। साल 1975, 25-26 जून की मध्यरात्रि, आपातकाल की घोषणा। वही आपातकाल जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है, उस घोषणा के 50 साल पूरे हो गए हैं। आज तथ्यतः में हम इसी पर विचार करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें पिछले साल भी इसी मौके पे इमरजेंसी पे एक वीडियो हमने बनाया था और उसमें उनका जिक्र है, इसलिए उनको दोहराना मेरा काम नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, क्योंकि इमरजेंसी के बारे में जितनी भी बात करेंगे वो कम पड़ जाएगी, इसलिए कुछ नए तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों फिर से इस पे वीडियो बनाने की जरूरत है। 50 साल पूरे हो गए उसकी घोषणा के, और 80% से अधिक आबादी जो आज है वो उसके बाद पैदा हुई, और उस समय जो 5 साल 7 साल के बच्चे थे उनको इसका अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि बहुत छोटे थे। यानी लगभग 90% आबादी ने आपातकाल को देखा नहीं। जिन लोगों ने देखा और जो भी जीवित हैं वो उसकी भयावहता का अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पहले गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, फिर बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी थी 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में अपने भाषण में, और जिस भाषण में उनको लोकनायक की उपाधि से नवाजा गया था। 8 मई से भारतीय रेल की हड़ताल हो चुकी थी। भारतीय रेल जो है बहुत बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और उसके कर्मचारियों की संख्या उस समय 14 लाख थी। यानी जितने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की कुल संख्या थी उसका 10% अकेले जो है वो रेल मंत्रालय के तहत आता था। और उसकी कई मांगे थी कि कर्मचारियों का वेतन जो है वो एचएमटी, भेल और अन्य जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम थे उनके कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए, और बोनस जो है उनको 1 महीने के वेतन के बराबर मिलना चाहिए। पीएन धर ने अपनी पुस्तक इंदिरा गांधी दी इमरजेंसी इन इंडियन डेमोक्रेसी में लिखा है कि इन मांगों को मानने का अर्थ होता है कि सरकार पर 450 करोड़ रुपए का अधिभार सालाना पड़ता, और ये मान लिया जाता तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता। यानी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो ही मांग कर रहे थे, और फिर उनकी मांगे मान ली जाती तो 900 करोड़ रुपया का फिर अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर पड़ता। मोहम्मद यूनुस ने अपनी पुस्तक पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखा है कि इस हड़ताल से 5 अरब रुपए का राजस्व को, भारतीय एक्सचेकर को नुकसान हुआ। और उन्होंने ये कहा कि यूनियन के जो ट्रेड यूनियन था उसके एक नेता ने ये भी बहुत जो है स्वहंकार के साथ दावा किया कि 52 गाड़ियों का डिरेलमेंट यानी पटरी से उतारने का काम आंदोलनकारियों ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका लगा सरकार को वो था 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसके बारे में पिछले वीडियो मैंने विस्तार से बताया है। और इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कदाचार के आधार पर निरस्त करते हुए 6 साल के लिए उनको जो है सो अयोग्य घोषित कर दिया गया चुनाव लड़ने से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सबसे बड़ा झटका था इंदिरा गांधी के लिए। लेकिन उस दिन 2 और भी घटनाएं घटी जिनसे उनको झटका लगा था। एक तो गुजरात विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया वो कांग्रेस के खिलाफ गया था, और उसी दिन उनके निकट सहयोगी विश्वास पात्र टीपी धर का निधन हो गया। तो ये 3 घटनाएं हुई। जो सबसे बड़ी घटना थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, और उसके बाद एक संशय की स्थिति हो गई कि अब क्या करना चाहिए। दिन के 10-12 बजे तक सभी कैबिनेट मिनिस्टर इंदिरा गांधी के घर पर जमा हो गए, और सबसे पहले जगजीवन राम ने कहा कि जजमेंट और नो जजमेंट शी कंटिन्यूज प्राइम मिनिस्टर, जो भी फैसला हो लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। मोहम्मद यूनुस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंदिरा गांधी की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद पद पर बने रहने का सही संदेश नहीं जाएगा। लेकिन वो ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो विपक्ष के जाल और षड्यंत्र में आप फंसेंगी। यानी एक तरह का आत्मसमर्पण हो जाएगा। जो उनका षड्यंत्र है उसके सामने झुकना नहीं है, इसलिए आपको अपने पद पे बने रहना चाहिए। खैर जो भी हो, और भी लोग वहां पर थे और सबने यही कहा कि उनको बने रहना चाहिए। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह को फोन किया, उनसे भी राय लेनी चाहिए, और इसका मतलब वो ये समझ गए बकौल मोहम्मद यूनुस के, उन्होंने समझा कि शायद उनको ही अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की योजना है। ऐसा विचार इंदिरा गांधी के मन में है, और उन्होंने अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को यह कह भी दिया कि अब वे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, और ये शायद बाद में जो उनकी दुर्गति हुई उसका ये कारण भी बना।
24 जून को शीर्ष अदालत ने उनको सशर्त जो है सो राहत दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई, लेकिन सिर्फ ये कहा कि हाँ प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन वे सांसद के रूप में न तो सदन में मतदान करेंगी और न ही तनख्वाह ले पाएंगी। 25 जून को रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें मैदान ठसाठस भरा हुआ था। उसमें मुख्य वक्ता थे जयप्रकाश नारायण। 4 बजे शाम से बैठक और ये जो है सभा शुरू हुई और देश के विभिन्न हिस्से से लोग आ गए। उस समय तो कोई ऐसा था भी नहीं कि आने जाने की बहुत सुविधा हो, पीने का पानी हो, लेकिन लोग अपनी व्यवस्था से आए और मैदान पूरी तरह भरा हुआ था। बड़े बड़े विपक्षी नेता मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता वहां पर भाषण दे रहे थे, लेकिन मुख्य वक्ता थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अंतिम वक्ता के रूप में उन्होंने 85 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने देश की स्थिति के बारे में कहा, लोकतंत्र पर क्या खतरा मंडरा रहा है इसके बारे में कहा, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो पुलिस है, सेना है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अवैध आदेश नहीं मानना चाहिए। इस बात को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उसी रात चूंकि इमरजेंसी लगा दी गई, तो बाद में इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में जो एक आधार बताया आपातकाल लगाने का, उसमें यह भी कहा कि सेना को विद्रोह करने के लिए भड़काया जा रहा था। 25 जून की सभा में जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर आज इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दे तो क्या आप हमारा साथ देंगे, और उस समय लाखों लोग जो थे उन सबों ने हाथ उठाया, लेकिन उसी रात आपातकाल की घोषणा कर दी गई, लेकिन एक भी विद्रोह नहीं हुआ। और ये एक इतना बड़ा झटका था विपक्ष के लिए। सारे बड़े विपक्षी नेता जेल में बंद कर दिए गए। जयप्रकाश नारायण को चंडीगढ़ भेज दिया गया और उन्हें सॉलिटरी कंफाइनमेंट यानी एकल कारावास में रखा गया और कहीं कोई चू शब्द भी बोलने वाला नहीं था। तो इस तरह से आपातकाल की जो है शुरुआत होती है। और वो जो मैंने कहा कि ये कहा गया कि सेना को भड़काने के लिए संदेश दिए जा रहे थे, इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करना जरूरी है, क्योंकि उस समय जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया थे लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, उन्होंने विस्तार से इस पर लिखा है। 25 जून 1975 को जिन्होंने जो कहा, इसके पहले 5 जून 1974 को पटने की रैली में संपूर्ण क्रांति की जब घोषणा हुई, समय भी जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि पुलिस और सेना को वैध आदेश नहीं मानना चाहिए। और तब भी एक मुद्दा बनाया गया था सरकार की ओर से, और इस बारे में लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया थे, उन्होंने कहा है कि सेना में किसी ने इसको इस रूप में नहीं लिया कि उन्हें विद्रोह करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल दावे के साथ ऐसा कह सकता हूं कि इस तरह का कोई संदेश सेना के बीच नहीं किया। और इस पर उन्होंने एक नोट भी बनाया था, जिसको उन्होंने उस समय के जो सेना के अध्यक्ष थे जनरल टी.एन. रायना, उनको दिया और टी.एन. रायना ने भी इस पर अपनी सहमति जाहिर की गई। उस नोट को जो है सो सरकार के पास भेज दिया गया था। इस बारे में जनरल सिन्हा ने घटना का भी जिक्र किया है कि अवैध आदेश मानना वैसे भी बिल्कुल गलत होता है। एक संदिग्ध नागा विद्रोही को एक सूबेदार और हवलदार ने बहुत बुरी तरह निर्ममता पूर्वक पीटा और वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उससे जब सवाल पूछे गए, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब इस पर कोर्ट मार्शल बैठाया गया तो सूबेदार और हवलदार ने अपने बचाव में ये कहा कि उन दोनों ने कैप्टन के आदेश पर ऐसा किया था, लेकिन कोर्ट मार्शल ने इस बचाव को मानने से इनकार कर दिया और उस सूबेदार, हवलदार तथा कैप्टन को सेवा से न केवल मुअत्तल किया गया, बल्कि अलग अलग अवधि के लिए तीनों को जेल की सजा भी हुई। यानी अवैध आदेश को मानना वैसे भी गलत है। और जेपी ने यह बात अपने भाषण में कई बार स्पष्ट भी किया था कि पुलिस मैनुअल, आर्मी मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि अवैध आदेश को न माना जाए। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी ये कहे कि जाके फलां को गोली मार दो और वो मार देता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जितना वो दोषी है उतना वो भी दोषी है। हाँ, अगर भीड़ है और वहां पे कहा जाता है फायर करो, तो वहां पर निश्चित रूप से वो सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरह से बिल्कुल ही इलीगल अवैध आदेश दिया जाता है तो उसको मानना जो है वो गलत है। इसके बाद जो है सो इमरजेंसी के दरमियान ये देखने में आया कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, सबने आत्मसमर्पण कर दिया सरकार के समक्ष, जिसमें पहला आत्मसमर्पण राष्ट्रपति की ओर से होता है। आपातकाल लागू करने के लिए जो प्रस्ताव जाता है उसमें मंत्रिमंडल की संस्तुति होनी चाहिए, लेकिन उस रात इंदिरा गांधी ने केवल अपने दस्तखत से प्रस्ताव भेज दिया और उस पर बिना किसी नाकुकुर के
राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस पर दस्तखत कर दिया और आपातकाल लागू हो गया। कल होकर के सुबह में मंत्रिमंडल की बैठक होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई संविधान संशोधन आते हैं जो कहा जाए पूरी तरह से असंवैधानिक, लॉलेस लॉ जिसको कहते हैं जर्मनी में, एक तरह से संविधान की आत्मा को खत्म कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और जिस हड़बड़ी के साथ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं ने पारित किया, उससे लगता है कि विधायिका भी पूरी तरह से जो है घुटने टेक चुकी थी केंद्र सरकार के सामने। तो कहीं भी किसी संस्था की कोई मर्यादा नहीं रह चुकी थी, और जो अंतिम संस्था थी आत्मसमर्पण करने वाली, वो था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सबसे विवादास्पद और निराशाजनक फैसला है हैबियस कॉर्पस मामले में, जिसको के हम कहते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, लेकिन हेबियस कॉर्पस के नाम से वो केस जो है प्रसिद्ध है। और उसमें यहां तक मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इमरजेंसी में अगर अनुच्छेद 359 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित कर दिया गया है, तो फिर आपातकाल के दरमियान उस पे अदालत की ओर से कोई राहत नहीं दी जा सकती। यानी राइट टू लाइफ भी खत्म कर दिया गया। उसमें सिर्फ एक असहमति जस्टिस एच.आर. खन्ना की थी, और जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी, क्योंकि उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया गया वरिष्ठतम जज होने के बावजूद, और उनको अवक्रमित करके जस्टिस एम.एच. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो यानी विधायिका, कार्यपालिका तो खैर सरकार ही होती है, और न्यायपालिका, इन सब ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से मैंने अपनी पुस्तक जस्टिस ज्यूडिशरी इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो कि रॉटलेस से प्रकाशित है, उसमें मैंने संवैधानिक जो भी संशोधन किए गए उनके बारे में, और जयप्रकाश नारायण वाली बात जो सेना को विद्रोह करने कहा, उसमें सच्चाई क्या है, वो मैंने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है उसमें विस्तार से लिखा है। आपातकाल लागू होने के बाद इंदिरा गांधी ने इसके औचित्य के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें फोकस जो था वो पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी को कम करना है, रोजगार का सृजन करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देनी है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है, खास करके ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर जो है सुविधाएं मिल सकें जीने के लिए, खाद्य सुरक्षा, ये तमाम बातें थी। और उसी समय संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम आया, जिसमें पहला था साक्षरता, दूसरा परिवार नियोजन, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा जाति को खत्म करना, और 5वां दहेज उन्मूलन। तो ये अगर माना जाए तो एक तरह से बहुत अच्छे कार्यक्रम थे। संजय गांधी के कार्यक्रम तो सारे क्रांतिकारी कार्यक्रम थे, लेकिन जिस तरह से परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया गया, उससे बहुत ज्यादा जनता के मन में रोष हो गया। जबरदस्ती से पकड़ पकड़ के बूढ़ों का भी जो है सो बंध्याकरण किया गया। हर शिक्षक के सामने एक जो है लक्ष्य रख दिया गया कि कम से कम 5 लोगों को आपको लाना है, और नहीं तो आपका वेतन बंद कर दिया गया। तो यानी अच्छे कार्यक्रम होने के बावजूद उनका कार्यान्वयन इतने गलत और जो है सो विवादास्पद तरीके से हुआ कि बिल्कुल जनमत जो है वो सरकार के खिलाफ बन गया था। लेकिन ये बात बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, और खास करके सरकार की तरफ से बात कही गई कि बहुत अच्छी बातें हुई थी। उस समय जो भी ब्लैक मार्केटियर थे, होर्डर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा गया, जो चीजों की कीमतें थी वो कम रही, ट्रेन समय से चल रही थी, दफ्तरों में अनुशासन अच्छा था, जो विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेक्स वो एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया था। ये बहुत सारी बातें सरकार के पक्ष में कही जाती हैं, और ये बातें कुछ हद तक सही भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि नागरिक की स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, इसलिए एक बेचैनी का माहौल था, और इसलिए लोगों ने उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं किया। आपातकाल तो लागू हो गया था, और जो भी अनुशासन की बात कही जाती है वो भले बहुत हद तक सही भी हो, लेकिन उसमें जो है सो जनता के अंदर एक बेचैनी जरूर थी। एक झूठ भी फैलाया गया था कि विनोबा भावे ने इसको अनुशासन पर्व कहा है। वह ये कि वसंत साठे आपातकाल लागू होने के बाद गए पवनार आश्रम विनोबा से मिलने। उस समय विनोबा का जो है मौन व्रत चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि नए पर्व में इंदिरा गांधी का संदेश लेकर आया हूं। विनोबा भावे चूंकि मौन व्रत पर थे, इसलिए उन्होंने कागज पे लिख दिया अनुशासन पर्व, और आगे लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी सवाल था कि क्या ये अनुशासन पर्व है? तो
इस पर बात आगे बढ़ी और बात का ये लबुलवाब ये निकला कि विनोबा ने कहा कि सत्ता का काम है शासन करना और संतों का काम है अनुशासन में रहना। वसंत साठे दिल्ली गए, उन्होंने इंदिरा गांधी प्रेस को कह दिया कि बाबा यानी विनोबा ने इसको अनुशासन पर्व कहा है। और ये बात आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में और अखबारों में आ गई। कुछ दिनों के बाद श्रीमन नारायण अग्रवाल विनोबा भावे से मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने वसंत साठे से कहा कि आपातकाल अनुशासन पर्व है? उन्होंने कहा, लिख करके कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा क्या आपने अपनी इस बातचीत को जो उनके साथ वसंत साठे के साथ हुई उसको सार्वजनिक करने की इजाजत दी थी? बाबा ने लिखा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप इसका खंडन करना चाहेंगे? बाबा ने कहा, लिखा नहीं। अब ये बहुत बड़ा रहस्य है कि बाबा ने क्यों इसका खंडन नहीं किया, लेकिन उनके कुछ सहयोगी प्रमोद बजाज और अन्य लोगों से जो मेरी बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि वो खंडन नहीं करते थे, क्यों खंडन करने से विवाद और बढ़ता था। जो भी हो, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को एक तरह से अकेलापन महसूस होने लगा। उनके बहुत सारे दोस्त उनसे कट गए थे और वो अंदर से टूट भी गई थी। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी पुस्तक इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखा है कि संजय गांधी वॉज क्राफ्टी एंड कनिंग एंड नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट। उन्होंने ये भी लिखा है कि वॉज ब्रैश, आउटस्पोकन एंड रूड, यानी वो धृष्ट थे, ढीठ थे, मुखर थे और अशिष्ट थे। इससे इंदिरा गांधी को बहुत परेशानी हो रही थी। पुपुल जैकर ने जो उनकी जीवनी लिखी है इंदिरा गांधी बायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि बीके नेहरू जो कि उनके चचेरे भाई भी थे और लंदन में उस समय भारत के उच्चायुक्त थे, वो भारत आए और उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में रही है और इमरजेंसी लगाए जाने के कारण उस छवि को बहुत धक्का लगा है, इसलिए इसको जो है सो खत्म किया जाना चाहिए। वो इतनी टूट गई थी कि इंदिरा गांधी आनंदमयी माँ के पास गई और रोने लगी। अगस्त 1976 में पुपुल जैकर ने लिखा है कि उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को अपने घर पर बुलाया और इंदिरा गांधी को भी खाने पे बुलाया, दोनों की मुलाकात करवाने के लिए। और उन्हीं के घर पर दोनों की मुलाकात भी हुई। इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी, उनकी बाईं आंख फड़क रही थी, ट्विचिंग, और ये माना जाता है कि बाईं आंख का फड़कना जो है अपशकुन है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि उनकी माँ ने कहा था, यानी कृष्णमूर्ति के माँ ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंख में जो है ठीक करने की ताकत है, हीलिंग पावर है तुम्हारे हाथ में। तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि कैन यू डू समथिंग फॉर मी। उन्होंने आंखें बंद की, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने उनकी आंखों के ऊपर अपने हाथ रखे और कुछ दिन देर तक इंदिरा गांधी बिल्कुल ही खामोश बनी रही। और उसके बाद फिर जो है भोजन पर सब बैठे, उस समय अच्युत पटवर्धन और एल के झा भी थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बाद में पुपुल जैकर को कहा कि शी इज दी ओनली पर्सन इन सच ए पोजिशन टू लिसन विदाउट रिएक्टिंग, बिना किसी प्रतिक्रिया के वो सारी बातें सुन सकती, उनकी खासियत है। इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ तो दमनात्मक कार्रवाइयां हो रही थी, लोगों को जेल में ठूसा जा रहा था, नेताओं को बंद कर दिया गया था, नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, पत्रकारों को जेल में बंद किया जा रहा था। 25 जून को जो 50 साल पूरे हुए हैं उस पर कुमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस पे इसका पूरा जो है सुब्यौरा दिया है कि किस तरह से बिजली की सप्लाई काट दी गई। इंडियन एक्सप्रेस 26 जून, 27 जून वो भी नहीं निकला, 28 जून को इमरजेंसी के बाद पहली बार इंडियन एक्सप्रेस निकला था और किस तरह से कुलदीप नैयर और तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर कर दिया गया। तो यानी जो दमनात्मक कार्रवाइयां थी आम नागरिकों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, सबके खिलाफ हो रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है सो कहीं न कहीं उनके अंदर द्वंद्व भी था और वो रो भी रही थी। कभी आनंदमयी माँ से मिलती थी, कभी जिद्दू कृष्णमूर्ति से मिलती थी। इसी जो है द्वंद्व के बीच मार्च 1977 में चुनाव होता है। हालांकि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, फिर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था और उस समय चुनाव की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अचानक इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी का बिल्कुल सफाया हो गया। उत्तर भारत में तो लगभग पूरा ही सफाया था, कहीं एक सीट तक उनको नहीं मिली, एक आध अपवाद को छोड़ करके, जैसे राजस्थान में नागौर। दक्षिण भारत में 6 सीटें मिली थी लेकिन उत्तर भारत में पूरी तरह सफाया था। 5 पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई थी, वो जयप्रकाश नारायण के निर्देशन और मार्गदर्शन में ये हुआ था। उसके बाद जनता पार्टी के सांसद जमा हुए, उनको राजघाट पर शपथ दिलाने के बाद जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वो इंदिरा गांधी के पास जाना चाहते हैं। उन्होंने कार ली और सीधा इंदिरा गांधी के पास चले गए, इंदिरा गांधी से मिले और फिर वापस जब निकल रहे थे तो इंदिरा गांधी उनको छोड़ने कार तक आई तो उन्होंने एक ही बात कही कि हिंदू लोकतंत्र में हार और जीत तो होता रहता है लेकिन जनता की सेवा मत छोड़ना। तो इस पर उनकी आंखें टपटपा गई, यानी उनकी आंखों में आंसू भी था। जब जनता सरकार बनी तो आपातकाल
में जो भी ज्यादतियां हुई थी उनकी जांच के लिए शाह आयोग बना। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी शाह की अध्यक्षता में आयोग बना और उसमें जो कार्यवाही होती थी बिल्कुल खुली अदालत की तरह होती थी। पहले तो इंदिरा गांधी ने आयोग के समक्ष आने से मना कर दिया कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और यहाँ जो गवाह हैं उनके साथ जिरह करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का कोई जो है सो ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है। क्योंकि शाह ने कहा था कि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन जो है गवाहों का नहीं होगा, लेकिन बाद में जब उनको समन्स भेजे गए तो उसके बाद वो आई, लेकिन उन्होंने कोई वक्तव्य देने से मना कर दिया आयोग के समक्ष। बाद में शाह आयोग का ये निष्कर्ष था कि जो आधार बताए गए थे आपातकाल के वो कोई भी आधार वैध नहीं थे। कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि बिल्कुल ही समय नहीं है। तो ये सारे जो तर्क दिए गए थे उसको आयोग ने खारिज किया और ये माना कि आपातकाल लगाना बिल्कुल ही अवैध था। और आपातकाल के दरमियान जो संविधान में संशोधन हुए, जिसको कहा जाता है कि सेकेंड अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, बिल्कुल ही जो है सो उसकी आत्मा शत विशत हो गई थी, जिसके बारे में पालकीवाला ने एक पुस्तक लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन डिफेस्ड एंड डिफाइड। तो संक्षेप में ये आपातकाल के बारे में हमने आपसे कहा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।